मेरा नाम हाजरा बीबी है। मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पर नर्स का काम करती थी। वैसे मेरी माँ एक दाई थी और मैं बहुत अरसा अपनी माँ के साथ दाई का काम भी करती रही थी, मगर हालात खराब होने की वजह से मैंने नर्स की जॉब कर ली थी। आज मैं क्लिनिक में एक औरत को इंजेक्शन लगा रही थी जब दो औरतें अस्पताल में दाखिल हुईं। एक औरत हामला थी और दूसरी बूढ़ी औरत उसके साथ आई थी। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरी जानने वाली थी। कुछ अर्सा पहले ये हमारी पड़ोसन और मेरी सहेली हुआ करती थी, मगर फिर ये लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। ये औरत बेवा थी। उसने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया था, लेकिन आज जब वो एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की इंतहाई मॉडर्न थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया था। उस लड़की ने बड़े ही नखुवत भरे अंदाज में पूछा, बीबी, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है? तुम तो शक्ल से काम वाली लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती की थी, मगर मैंने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहिबा अंदर अपने कमरे में हैं, थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने जब उसे अंदर बुलाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये मॉडर्न सी लड़की इस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी, उस लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही। बोली कि बीबी, ये मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास बिठा लो। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि ये उसकी सास थी। उसके जाने के बाद मैंने अपनी सहेली फौजिया से पूछा कि क्या ये तुम्हारी बहू है या तुम वाकई में इसकी नौकरानी हो? फौजिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझसे कहने लगी, हाजरा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के घरों में नौकरी करूंगी? मैं तो एक आला खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। बस गुर्बत ने हालात की चक्की पीसने पर मजबूर कर दिया है। ये लड़की मेरी बहू है, लेकिन मैं क्या करूं? मॉडर्न इतनी है कि इसे मैं गवार और जाहिल लगती हूँ। ये मेरा तारुफ अपने किसी जानने वाले से नहीं करवाती। इसको लगता है कि ये इसकी तौहीन है, सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी तरह के मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और दीन का भी तो ख्याल रखना होता है। मैं अब इस उम्र में नहीं कि ऐसे शोख कपड़े पहन सकूं। ना ही मुझे अंग्रेजी आती है, और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे ले जाती है तो लोगों को यही कहती है कि ये मेरी नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे की परवाह ना होती तो यकीन मानो मैं इस औरत को एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह पर होता है। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों का अदब क्या चीज होती है। मैं क्या समझाऊं? जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूंगी वो जाया जाएगी। दफा करो, जैसा सोचती है सोचती रहे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। जल्दी चलो, घर चलो, तुमने खाना भी पकाना है। उसने अपनी सास को इंतहाई बदतमीजी से कहा था। मेरा तो अपनी सहेली को यूं जलील और रुस्वा होता देखकर दिल ही दुख गया था। मैंने उसकी बहू को कहा कि मैं इस औरत को जानती हूँ, ये हमारी पड़ोसन रह चुकी है। मैं इसके सारे हालात से वाकिफ हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है। बेटी, मुझे पता है कि इसने अपने बेटे को कितनी ज्यादा मुशक्कत से पढ़ाया है। जब माँ बाप अपने बेटे की शादी करते हैं तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू उसकी खिदमत करे। पर तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही हो। बेटी, बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें सास की बद्दुआ लग गई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, न दुनिया की और ना ही आखिरत की। बेहतर है कि तुम अपनी सास से माफी मांग लो। ये एक बेवा औरत है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। बीबी, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। अगर तुमने आने वाले मरीजों के साथ ऐसे ही जाती मामलात पर बातें करनी होती हैं तो तुम उनके घर चली जाया करो। मैं यहाँ पर पैसा देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आई। मैं तो हैरान थी कि फौजिया की बहू कितनी बदतमीज है।
सोचा कि शाम को छुट्टी के वक्त फौजिया के घर जाऊंगी और सुकून से बात करूंगी। शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि फौजिया खाने बनाने में मसरूफ थी और उसकी बहू अपने कमरे में सो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। इससे पहले कि मैं फौजिया से कोई बात करती, मेरे घर से मेरी बेटी का फोन आ गया था। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और मुझे जल्दी घर जाना था। मैंने फौजिया से इजाजत ली और मैंने कहा कि मैं फिर कभी तुम्हारे घर आऊंगी, आज मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ये कहकर मैं घर आ गई थी। मेरी बेटी को बुखार था। मैं जल्दी से उसकी दवाई ले आई थी और वो रात इसी तरह गुजर गई थी। अगली सुबह फौजिया ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। क्या हुआ है फौजिया? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है, खुदा के लिए जल्दी से मेरे घर चलो, मेरी बहू को अस्पताल लेकर जाना है। मेरा बेटा ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया है। हमें नहीं पता था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कोई न कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए मुझे उसके बारे में एक भी बात नहीं पता। तुम खुदा के लिए मेरे साथ चलो, वरना मेरी बहू मर जाएगी। वो दर्द से कराह रही है। मैं उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे उस लड़की का सलूक भी याद नहीं रहा था। याद होता तो भी मैं ऐसे वक्त में कभी भी उसके साथ कोई बोझ ना रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली के घर पहुंची, उसकी बहू की हालत बहुत खराब थी। मैंने उसकी बहू को रिक्शे में बिठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। फौजिया की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर जाहिदा के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में ही हल किए जाने चाहिए। बहरहाल फौजिया की बहू की ख्वाहिश पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर जाहिदा क्लिनिक पर मौजूद थी। उन्होंने लड़की को दर्द की दवा दे दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और अब वो बातचीत करने के काबिल हुई थी। लड़की ने फौरन से अपना फोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वो अपनी माँ को मुसलसल कॉल मिला रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने फोन उठाया तो वो लड़की अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, अम्मी आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ, जल्दी से डॉक्टर जाहिदा के क्लिनिक में आए, मेरा वक्त आ गया है। उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया। डॉक्टर जाहिदा ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर गाड़ी ने हारन दिया। डॉक्टर जाहिदा के क्लिनिक के बाहर उस लड़की की माँ आ चुकी थी। मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वो तो बड़ी लश पश करती एक मॉडर्न सी औरत थी, जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। यानी उसने खुद को इतना बना सवार रखा था कि बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उससे अंदर आने का कहा, तब वो बड़े नखरे से अंदर आई, अपनी बेटी के कमरे में फौरन चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को बड़ी नखुवत से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुके, मैं सब कुछ देख लूंगी। सास को बाहर छोड़कर ये अंदर चली गई। मैंने पीछे से फौजिया से पूछा कि तुम कैसी बहुलाई हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो कहने लगी कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने पसंद की शादी की है। ये लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी और दोनों ने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है। लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन बहुत ही मॉडर्न और बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद है। मेरा बेटा कहता है कि उसने मेरी मोहब्बत में अपना अमीराना तर्ज जिंदगी छोड़ा है, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसे इस बात की हरगिज परवाह नहीं है कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। मेरा तो दिल करता है कि अब मैं सचमुच अपने रब के पास चली जाऊं। मैं हर वक्त अपने शोहर को याद करके बहुत रोती हूँ। अगर मेरा शोहर जिंदा होता तो मैं अपने बेटे की मोहताज ना होती। मेरा दिल बुरी तरह जख्मी हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना नाफरमान निकलेगा, जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए। इससे ज्यादा बदकिस्मत लड़की और कौन हो सकती है। मैंने उसकी बहू को खूब गालियां दी, लेकिन वो फिर भी परेशान थी और रो रही थी। कहने लगी कि इस सब से कुछ नहीं होगा, अब जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो गया है, कोई बात नहीं। जितने दुख मैंने इस दुनिया में सह लिए हैं, मेरा रब यकीनन मुझे इसका अजर देगा। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। इतने में ऑपरेशन थिएटर के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई थी। डॉक्टर जाहिदा मरीजा का ऑपरेशन करने लगी थी, जबकि लड़की की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर आई और टहलने लगी थी। उसने अपनी बेटी की सास से बड़े ही हकारत वाले अंदाज में कहा, दुआ करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, इसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा।
हाँ, मेरी तो सारी दुआएं अपनी बहू के साथ हैं, फौजिया ने बड़े दुखी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर के बाद वो औरत बड़ी बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, जबकि डॉक्टर जाहिदा जब बाहर आई तो वो भी बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। माँ और बेटी दोनों के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है वो कहाँ गया है। मैं इंतजार करके खुद अंदर कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने सास को अंदर आने से रोक दिया था। कहने लगी कि आप बाहर ही रुकें। मैं सफाई का बहाना बनाकर अंदर चली गई, लेकिन मैंने देखा कि नया पैदा होने वाला बच्चा कहीं भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर जायदा ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने सटूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह भी उतरा हुआ था। क्या हुआ? खुदा न खास्ता बच्चा तो ठीक है ना? मैंने इतनी बात की थी कि वो औरत मुझ पर बरस पड़ी कि तुम तो यहाँ सफाई करने आई थी। लगता है तुम्हें मेरी सास ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है। मैं एक नर्स हूँ और मरीजों की देखभाल करना मेरा रोज का काम है। मुझे तुम दोनों माँ बेटी में कोई फालतू की दिलचस्पी नहीं है। मैं उनको ये बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। फौजिया तो उनके आगे मजबूर थी, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने आकर उसे कहा कि वो लोग बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम अंदर जाओगी तो शायद तुम्हें बता दें। अरे मुझे कहाँ बताएंगे, मेरा बेटा भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास उसका राब्ता करने का कोई भी तरीका नहीं है, और देखो उसकी बेबी ने भी उसे फोन करके नहीं बुलाया, जबकि शोहर का इस वक्त पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि तुम्हारे बेटे को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। मैं खुद उसे फोन करती हूँ, तुम मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर नहीं है, नंबर मेरी बहू के पास है, तुम जाकर उससे पूछो। मैं फिर कमरे में चली गई डीठ बनकर, क्योंकि मुझे अपनी सहेली फौजिया का बहुत ज्यादा ख्याल था। अपनी इज्जत से भी ज्यादा मुझे उसकी परवाह थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि लड़की ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना हो, लेकिन मैंने जब बात की तो उसने फौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चूम कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है, तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हम लोगों ने इस कमरे का किराया दिया हुआ है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे फौजिया ने भेजा है। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम उसकी चमची हो। अब तुम क्या जासूसी करने आई हो? इस बुढ़िया को आराम नहीं आता। मुझे तुम्हारे शोहर का नंबर चाहिए, उसको अभी यहाँ होना चाहिए। वो मेरा शोहर है, तुम्हारा नहीं। वो लड़की पट पट बोलती जा रही थी। मुझे जब उसे यहाँ पर बुलाना होगा तो मैं खुद ही फोन कर लूंगी। तुम्हें बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो, हमें तो बताओ। हम यहाँ तुम्हारे मसले हल करने के लिए ही तो खड़े हैं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी किसी मदद या नसीहत की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं हैरान थी कि कितनी बदतमीज औरत थी, जिसको इस बात का एहसास नहीं था कि मैं यहाँ पर उसके लिए खड़ी हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गई और बाहर आकर अपनी सहेली को बताया कि तुम्हारी बहू के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए हैं। पता नहीं उसे क्या परेशानी है कि खाने को दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वो यहाँ से चली जाएगी, तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा और फिर बाकी मालूमात तुम खुद देख लेना। चलो सही है, मुझे तो वैसे भी ये कुछ नहीं समझती। अल्लाह करे कि मेरे बेटे से अपने दुख दर्द, अपनी सारी तकलीफें बांट ले, ताकि मेरी फिक्र और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर फौजिया तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि आखिर उसकी बहू का जो बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा क्या मसला था कि वो उसे हमसे भी छुपा रही थी। जी, कम से कम उसे अपनी सास और अपने डॉक्टर को तो इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर जाहिदा के घर का नंबर नहीं था, सिर्फ ऑफिस का नंबर था, इसलिए मैं उनसे भी पूछ नहीं सकी। फौजिया के साथ मैं भी घर चली आई। मैंने सोचा शाम को जाकर उसके घर पता करूंगी कि उसके पोते की सेहत कैसी है। शाम हुई तो मैंने सोचा कि खाली हाथ घर जाने की बजाय मिठाई का एक डिब्बा भी ले चलती हूँ। आखिर को उसके घर में एक खुशी की खबर आई है, मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने करीबी बेकरी से 1 किलो ताज़ा मिठाई ली और फौजिया के घर की जानिब चल पड़ी। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो फौजिया ने यूं दरवाजा खोला जैसे वो मेरे इंतजार में बैठी थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक भर आई थी। शुक्र है तुम आ गई हो। मेरी बहू तो घर आ गई है, मगर अभी तक अपने कमरे में है, किसी को अंदर नहीं आने देती। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ।
ارے کوئی بات نہیں ہے، میں آ گئی ہوں نا، میں اسے تسلی بھی دوں گی اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فوزیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ فوزیہ نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتے ہوئے اندر آیا۔ میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، آنٹی آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹا؟ یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ۔ بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں بھی اندر آ جاؤں۔ ہاں ہاں، آپ بھی آ جائیں، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں۔ یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے۔ میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ اس نے تو اپنے شوہر کو بھی کھری کھری سنا دی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ۔ میں بہت بے چین ہوں، ایسے مت کرو، مجھے اور مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ چھڑک دیا اور غصے سے بولی، میں نے کہا نا، میں کسی کو بھی نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو بازو میں چھپا لیا تھا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ فوزیہ بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹا، ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر فوزیہ بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے چھڑک دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی ہے۔ فوزیہ آگے بڑھی اور اس نے بھی بچے کو دیکھا۔ سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں نے بھی بچے کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت فوزیہ کا چہرہ یاد آ گیا جو کہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ فوزیہ نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے کہ اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی اور گوار عورت کو میں اپنے دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ جبکہ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے بلکہ پورے جسم پر لمبے لمبے بال تھے جو کہ کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر فوزیہ کی بہو تانیہ کو اپنی ساس سے کی ہوئی بد کلامی یاد آئی تھی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا عذاب اسے اس صورت میں مل چکا تھا۔ مجھے تو اتنی پریشانی آج سے پہلے نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی تھی کہ مظلوم عورت کی بد دعا ضرور لگتی ہے، سو کبھی بھی کسی ایسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ مگر اب تانیہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے تانیہ کو سنبھالا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، اپنی ساس سے معافی مانگ لو اور اس سے عزت دو۔ اب کی بار تانیہ کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ساس سے معافی مانگ لی تھی اور علاج کے ذریعے اس بچے کے جسم سے سارے بال ختم ہو گئے تھے۔